मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कालाडेरा से आपके लिए आज जो वीडियो तैयार कर रहा हूँ वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए। यूनिट 4 उसका चैप्टर 5 ये आपके कोर्स में है और इसमें जो यौगिक है वो है साइक्लोएल्केन्स। आज का जो टॉपिक है वो अपन लेंगे साइक्लोएल्केन में बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बेयर का विकृतिवाद का सिद्धांत। मैं आपसे पुनः बता दूं कि शुरू करने से पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने वीडियोस आपके हैं वो मैं इस चैनल पे डालूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्रैक्टिकल के वीडियोस भी फर्स्ट ईयर के उसी में है। आप अपनी फर्स्ट ईयर की लिस्ट खोल लें, थ्योरी की सेकंड पेपर की खोलेंगे तो ये मिल जाएंगे थ्योरी के, और प्रैक्टिकल की खोलेंगे तो वो मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूं जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिल जाए और आप उसको देख सकें। इसी वीडियो की पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रहा हूं। आपको लिखने के लिए, देखने के लिए, पढ़ने के लिए चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका पीडीएफ फॉर्मेट खोल ले, लिंक खोल ले और उसमें पढ़ भी सकते हैं। अब अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक, साइक्लोएल्केन्स, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। और ये आपसे पूछा जाता है बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी कमियां क्या है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी या बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, इसको जानने से पहले अपन कुछ चीजें जान लें कि 5 या 6 कार्बन परमाणु का जो चक्रीय एल्केन है वो 3 और 4 कार्बन परमाणु के चक्रीय एल्केन से अधिक स्थायी है। दूसरी चीज, 5 और 6 कार्बन परमाणु के जो चक्रीय एल्केन है उनकी क्रियाशीलता भी 3 और 4 परमाणु वाले चक्रीय एल्केनों की क्रियाशीलता से अधिक है। साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन कौन सा हुआ? 5 कार्बन परमाणु का। साइक्लोहेक्सेन हुआ 6 कार्बन परमाणु का। तो जो साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन यौगिक हैं वो प्रतिस्थापनीय, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। और साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन मतलब 3 और 4 कार्बन परमाणु के जो यौगिक हैं, चक्रीय यौगिक हैं, वो योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। ये फर्क है दोनों में। वलय में कार्बन परमाणु बढ़ने के साथ, मतलब 3 कार्बन का था उससे 4 हुए, 4 से 5 हुए, 5 से 6 हुए, 6 से 7 हो, 7 से 8 हो, तो जैसे जैसे मिथाइल समूह जुड़ रहे हैं तो अपन कहेंगे वलय में कार्बन परमाणु बढ़ रहे हैं। वलय में कार्बन परमाणु के बढ़ने के साथ ही प्रति मैथिल समूह दहन ऊर्जा का जो मान ज्ञात किया उसमें कमी आती जाती है। या दूसरे शब्दों में अपन कहें, सिंपल शब्दों में कहें तो कार्बन परमाणु बढ़ने के साथ यौगिक में स्थायित्व आता जाता है। 6 या 6 से अधिक कार्बन परमाणु वाले जो एल्केन हैं, साइक्लोएल्केन हैं, चक्रीय एल्केन हैं, वो स्टेबल है, स्थायी है। ये सब चीजें आपको चक्रीय यौगिकों के बारे में थोड़ा सा बताई। बेयर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने वलय को, जो चक्रीय यौगिक है उसमें जो साइकिल है, जो वलय है, उसको समतलीय माना। पहली बात इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेनर मांगा उसने, और प्लेनर मानते हुए रिलेटिव स्टेबिलिटी, आपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या की। उसने एक्सप्लेनेशन दिया रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए, और उसी एक्सप्लेनेशन को बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत कहा जाता है। तो बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत जो उसने बताया वो क्या है?
उसने कहा कि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं और प्रत्येक संयोजकता में जो 4 संयोजकता है, प्रत्येक संयोजकता चतुष्फलकीय संरचना के रूप में व्यवस्थित होती है। क्या मतलब हुआ इसका कि कार्बन की जो 4 संयोजकताएं हैं, यदि उसको चतुष्फलकीय किसी पात्र में रख दें तो उसकी हर संयोजकता चतुष्फलकीय पात्र के एक कोने की तरफ जाएगी। इसका मतलब चतुष्फलकीय जो संरचना है उसमें सेंटर से यदि कोण का नाप माना जाए तो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। इसी आधार पर यह माना गया कि कार्बन परमाणु की जो 4 संयोजकताएं हैं, उन संयोजकताओं के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। बेयर के अनुसार यदि कार्बन परमाणु परस्पर आपस में जुड़ जाए और एक चक्रीय संरचना का निर्माण करें, उस परिस्थिति में इस 109 डिग्री 28 मिनट का जो कोण है, इसमें परिवर्तन आएगा और कोण में परिवर्तन आने का मतलब बंद कोण में जो परिवर्तन आएगा उसके कारण एक डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो जाएगा, विकृति पैदा हो जाएगी यौगिक में, और इस विकृति को ही बेयर ने तनाव का नाम दिया। तो बेयर ने कहा, या बेयर के अनुसार, यदि कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर चक्रीय यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनके बंद कोण में विकृति उत्पन्न हो जाती है एवं यौगिक में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। पहली बात। दूसरी, उसने कहा कि जितना अधिक बंद कोण में विकृति होगी, यौगिक उतना ही कम स्थायी होगा। यदि विकृति बढ़ती जाएगी तो यौगिक का स्थायित्व खत्म होता जाएगा। यह बेयर का सिद्धांत है। अब विकृति कितनी होगी उसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र को परिकलित किया गया, एक सूत्र बताया गया, निकाला गया मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से, और यह सूत्र है डेल्टा। डेल्टा क्या है? विकृति का मान बराबर 109 डिग्री 28 मिनट। ये 109 डिग्री 28 मिनट क्या है? ये है इसके बंद कोण का मान, ये वाला बंद कोण, दो बंदों के बीच में जो कोण बनता है, माइनस बंद कोण। वास्तव में बंद कोण कितना है, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके विकृति का मान निकलेगा। डेल्टा बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बंद कोण। ये आपका सूत्र परिकलित किया गया है और इस सूत्र के आधार पर कुछ गणनाएं भी की गई हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन का मान। साइक्लोप्रोपेन का मान ज्ञात किया गया है। साइक्लोप्रोपेन के लिए विकृति का मान डेल्टा बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60। ये माइनस 60 कहां से आया? यदि साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर देखें तो एक त्रिभुजाकार आकृति है चक्रीय स्थिति में, और उसमें बनने वाला कोण कितना है? 60 डिग्री। और ये अपन ने क्या लिखा है? बंद कोण। सूत्र क्या है? डेल्टा बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बंद कोण। और इसको कैलकुलेट करें साइक्लोप्रोपेन के लिए तो मान आता है 24 मिनट 24 डिग्री 44 मिनट। ये आपका साइक्लोप्रोपेन के लिए मान आता है। इसका मतलब इतनी विकृति बेयर के अनुसार यौगिक में उत्पन्न होगी। सेकंड, अपन ब्यूटेन के लिए लेते हैं, वही सूत्र है डेल्टा बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस, अब इसमें ब्यूटेन में 90 डिग्री का कोण बनेगा।
इसे कैलकुलेट करें तो 9 डिग्री 44 मिनट ये मान निकलता है। तो साइक्लोब्यूटेन में विकृति का मान 9.44 है। 9 डिग्री 44 मिनट इतनी विकृति उत्पन्न होगी। साइक्लोपेंटेन को देखें, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिग्री। साइक्लोपेंटेन में जो बंद कोण है वो 108 डिग्री का होता है। तो ये जो मान निकला ये निकला 0 डिग्री 54 मिनट। साइक्लोहेक्सेन में ये मान कितना निकला 5 डिग्री 16 सेकंड। तो 5 डिग्री 16 मिनट का साइक्लोहेक्सेन में मिला। इसके बाद साइक्लोहेप्टेन में ये मान निकला 9 डिग्री 33 मिनट और इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो माइनस का चिन्ह लगने से या प्लस का चिन्ह लगने से ये माना गया कि इसमें विकृति के प्लस माइनस में फर्क नहीं आ रहा, बल्कि वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। विकृति किस दिशा में है, यदि समतलीय के ऊपर की दिशा में है तो प्लस, और समतल इसका मतलब जो प्लेन है उसके नीचे की दिशा में जा रहा है इसका मतलब माइनस। तो इसका जोड़ने घटाने में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस डायरेक्शन को दे रहा है। ये साइक्लोहेप्टेन के विकृति का मान ज्ञात किया गया। इसके बाद कहा गया बेयर के अनुसार कि जितना अधिक विकृति है उतना ही तनाव अधिक होगा, स्थायित्व कम होगा। और बेयर ने कहा कि सबसे अधिक साइक्लोपेंटेन स्थायी होगा क्योंकि साइक्लोपेंटेन में ये मान सबसे कम है, 0 डिग्री 54 मिनट यही मान है। तो बेयर की यदि थ्योरी माने तो बेयर के सिद्धांत के अनुसार साइक्लोपेंटेन में सबसे कम विकृति है और साइक्लोपेंटेन का यौगिक सबसे अधिक स्थायी होना चाहिए। अब ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जो बेयर के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि बेयर ने जो सिद्धांत दिया था वो सही दिया था, स्पष्ट था। तो यदि गामा डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्लों को गर्म किया जाए तो गर्म करने पर चक्रीय यौगिक बनता है जिसे अपन क्या कहते हैं, लैक्टेन। और लैक्टेनों में 5 मेंबर होंगे या 6 मेंबर होंगे गामा डेल्टा के कारण। तो 5-6 सदस्यों की जो चक्रीय संरचना बनती है, बेयर के सिद्धांत के अनुसार उसमें न्यूनतम तनाव होना चाहिए और न्यूनतम तनाव होता है, स्थायी होते हैं ये। इसी प्रकार गामा डेल्टा अमीनो अम्लों को यदि गर्म किया जाए तो उनसे भी 5-6 सदस्यों की ऐसे चक्रीय यौगिक मिलते हैं, चक्रीय लैक्टेन प्राप्त होते हैं जिनमें 5 से 6 सदस्य होते हैं। इनमें भी न्यूनतम तनाव होता है और ये यौगिक भी स्थायी होते हैं। 1,4 और 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों को गर्म करें, उससे भी 5 और 6 मेंबर के चक्रीय एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं, साइक्लिक एनहाइड्राइड। और साइक्लिक एनहाइड्राइड जो प्राप्त होते हैं ये स्थायी होते हैं और इनमें भी जो तनाव है वो न्यूनतम होता है, और बेयर भी यही कहता है। एक 6 और एक 7 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करें तो उससे भी 5-6 सदस्यों वाली चक्रीय कीटोन प्राप्त होते हैं और इन कीटोनों में भी जो तनाव है वो न्यूनतम होता है 5 और 6 सदस्यों में। अभी अपन ने पहले देखा सूत्र से। और बेयर के अनुसार स्थायी होने चाहिए, ये भी स्थायी होते हैं। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं, ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो बेयर के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, जो ये कहती है कि बेयर ने जो सिद्धांत दिया है वो सही है। लेकिन जब बेयर के सिद्धांत का एप्लीकेशन पार्ट आगे बढ़ाया गया तो ये देखा कि बेयर का सिद्धांत में कुछ कमियां भी हैं और
उन कमियों को कहते हैं लिमिटेशन, सीमाएं। उन चीजों को बेयर समझा नहीं सका, वो क्या है? तो उसको अपन देखते हैं, बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत की सीमाएं। आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, बेयर के विकृतिवाद के सिद्धांत की जो सीमाएं हैं, उसको ये कहा गया कि बेयर के सिद्धांत के आधार पर कुछ अभिक्रियाएं हैं, कुछ तथ्य हैं जो स्पष्ट नहीं किए जा सके। ये तथ्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो यह है कि बेयर के सिद्धांत के आधार पर जो न्यूनतम विकृति मानी गई वो +0 डिग्री 54 मिनट की थी, और उससे अधिक साइक्लोहेक्सेन की है -5 डिग्री 16 मिनट। इसके आधार पर, बेयर के सिद्धांत के आधार पर यह होना चाहिए कि साइक्लोपेंटेन का जो अणु है वो अधिक स्थायी होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन की तुलना में, क्योंकि अपन कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन में कितनी विकृति है, कितना डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन चूंकि साइक्लोहेक्सेन में अधिक है साइक्लोपेंटेन की तुलना में, तो साइक्लोपेंटेन अधिक स्थायी होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन की तुलना में। लेकिन जब वास्तविकता देखी गई, जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखी गई, तो साइक्लोहेक्सेन अधिक स्थायी थी साइक्लोपेंटेन की तुलना में। इस चीज को बेयर के सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सका। इसी तरह बेयर के सिद्धांत पर, या बेयर के सिद्धांत के अनुसार जो चक्रीय यौगिक है, जैसे चक्रीय यौगिक में जैसे जैसे चक्रीय यौगिक में मेंबर्स की संख्या बढ़ेगी, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, उसका स्थायित्व कम होना चाहिए, क्योंकि डिस्टॉर्शन होता जाएगा, विकृति बढ़ती जाएगी। लेकिन जब अधिक कार्बन परमाणु, Cn कार्बन परमाणु तक के यौगिक प्राप्त किए गए, तो वो बने, और ना केवल निर्माण आसानी से हुआ, आसानी से बने, बल्कि स्थायी भी थे। तो उन बड़े यौगिकों का, बड़े चक्रीय यौगिकों का बनना जो बेयर का सिद्धांत था उससे मेल नहीं खाता था। बेयर का सिद्धांत इस चीज की व्याख्या नहीं कर पाया कि बड़े यौगिक किस लिए बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, स्थायी क्यों हैं। इसी प्रकार यदि एल्कीन की बात करें, 2 कार्बन परमाणु की बात करें और एक C डबल बॉन्ड C की बात करें, तो एक चक्रीय यौगिक माना जाना चाहिए। सिरे वाले दोनों कार्बन परमाणु जुड़े हुए। बेयर के सिद्धांत के अनुसार ये निर्माण होने ही नहीं चाहिए, C डबल बॉन्ड C तो बनना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? 0। तो डेल्टा का मान क्या कैलकुलेट करोगे? 1/2 गुणा 109 डिग्री 28 मिनट। उसे जब कैलकुलेट करोगे तो विकृति का मान जो आएगा वो आएगा 54 डिग्री 44 मिनट, और ये विकृति तो मैक्सिमम है। अधिकतम विकृति का यौगिक तो सिद्धांत के अनुसार बनना ही नहीं चाहिए, जबकि डबल बॉन्ड के कंपाउंड बहुत आसानी से बनते हैं, डबल बॉन्ड के कंपाउंड स्थायी भी बहुत होते हैं। तो इन यौगिकों का बनना बेयर के सिद्धांत के अनुसार नहीं समझाया जा सका। और चौथी और सबसे बड़ी जो उसकी कमी थी, वो थी कि उसने सिद्धांत में चक्रीय यौगिकों को समतलीय मान लिया, जबकि वास्तव में जब इनकी एक्सपेरिमेंटल किए गए तो ज्ञात हुआ कि ये यौगिक समतलीय नहीं है, ये यौगिक असमतलीय है। और ये बेयर के सिद्धांत की कमियां मानी गई। इसके साथ ही ये जो आपका आज का क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि बेयर के सिद्धांत क्या है, उसकी लिमिटेशन की व्याख्या करो, उसकी कमियों की व्याख्या करो, उसे बताओ कि कौन कौन सी कमियां हैं। तो आपको कंप्लीट देना है बेयर का
वो देना है, सिद्धांत क्या था, उसके आधार पर 5-6 यौगिकों की आपको कैलकुलेशन देनी है। उसके बाद में जो यौगिक मानते हैं कि हाँ भाई बेयर का सिद्धांत सही है, तथ्य उससे एग्री करते हैं, वो देने हैं। और लास्ट में देना है लिमिटेशन। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और एक क्वेश्चन इसका जो नेक्स्ट टॉपिक में लूंगा वो पूछा जाता है, या तो वो आएगा या ये आएगा। ऐसा पिछले 5 सालों के पेपर में अपन देखें तो इस तरीके की स्थिति मिलती है। थैंक यू।